आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान झारखंड के सभी 32 आदिवासी समाज के इतिहास और दर्शन पर शोध कार्य कर रहा है, जिसमें आदिवासियों के सिर्फ एक एकांकी जीवन की झलक ही नहीं होगी, बल्कि आदिवासियों के इतिहास और दर्शन का पूरे विस्तार से उल्लेख होगा। इसमें मानव शास्त्र, समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र को भी शामिल किया गया है। आदिवासियों के जुड़ी अनकही और अनसुनी बातों को विश्व और देश के सामने लाने का प्रयास रिसर्च में किया जा रहा है। राज्य के सभी आदिवासी समाज के विकास के लिए ही झारखंड अलग राज्य का निर्माण हुआ था, लेकिन 22 साल में यहाँ के आदिवासियों के इतिहास और दर्शन पर वह कार्य नहीं हो सका जितनी उम्मीद थी। डॉक्टर रामदयाल मुंडा आदिवासियों के समग्र रूप को पूरी दुनिया के सामने लाना चाहते थे। इसके सिर्फ राजधानी रांची में एक संग्रहालय बना दिया गया है, जो आदिवासियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता है और उन्हें अन्य समाज से अलग दिखाने का प्रयास किया गया है। रिसर्च सेंटर और म्यूजियम के निदेशक रणेंद्र कुमार का कहना है कि आदिवासी समाज को अलग संस्कृति और पहचान दिखाने की कोशिश की गई है, जबकि हमसे ये अलग नहीं है। रिसर्च सेंटर के प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट के सदस्य विकास दुबे का कहना है कि आदिवासी समाज हमारी पुरानी विरासत है। ये लोग धनी परंपरा के हिस्से हैं। उनकी भाषा समझ नहीं पाने के कारण मुख्य धारा से आदिवासी समाज कट गया है, जिसे अब पाटने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए उन्हें खास परिदृश्य से जरूर जोड़ा गया है, लेकिन अब आदिवासी मुद्दे हावी हो रहे हैं, तो उनके सिर्फ एकाकी चेहरे को नहीं, बल्कि उनके पूरे समग्र रूप को पूरी दुनिया के सामने लाने का वे लोग प्रयास कर रहे हैं। झारखंड में जब 32 जनजातियां हैं तो 32 जनजातियों का विवरण है, उनकी मूर्तियां हैं, उनके बारे में सामान्य परिचय है, लेकिन एक बहुत एकांगी है वो। जब तक उनके इतिहास के बारे में वहाँ नहीं लिखा जाएगा कि मुंडा लोगों का कब तक रहा यहाँ शासन, या जो अपने को लाल शाहदेव कह रहे हैं उनका उस मुंडा नागवंशी मुंडाओं से क्या संबंध है। सारे देश में जो आदिवासी राजवंश थे उनका क्षत्रियकरण का प्रोसेस क्या रहा, कैसे वो राजपूतीकरण हो गया उनका, सबके सब राजपूत कैसे हो गए। तो बहुत सामान्य चीजें नहीं है ये ना, तो लेकिन शोध संस्थान इसी के लिए बना है। तो शोध संस्थान भी वो मानव शास्त्री लोग ही थे, यहाँ डायरेक्टर्स लोग शुरू से लेके, तो सब मानव शास्त्री अध्ययन होते रहा। तो ये कॉलोनियल जो हमारे ऊपर थोपा गया ना चीजें कि आपको आदिवासी को इसी नजरिया से देखना है, फिल्में उसी नजरिए से देख रही हैं, जो भी पॉपुलर मीडिया है उसी नजरिए से देख रहा है। किस नजरिए से? वही आदिवासी हैं, कोई अलग लोग हैं, इनके अपना अलग इंटिटी है, अलग कल्चर है। तो अब आप लोग क्या उसको कह रहे हैं, उनके हिस्ट्री को समझिए, उनका जो फिलॉसफी है, उनकी जो ट्राइबल फिलॉसफी पे हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार किया, ये कैसे ये विशिष्ट दर्शन है जो बाकी दर्शनों से भिन्न है। बाकी दर्शन अगर मानव केंद्रित और ईश्वर केंद्रित है, जहाँ केवल मानव के सुख दुख की कामना और उनकी मुक्ति की कामना कर रहे हैं मृत्यु के बाद, तो ये मानव को केंद्र मानता ही नहीं है। ये मानता ही नहीं है कि मानव कोई विशिष्ट है, मानता है कि मानव की इंसान की उतनी ही हैसियत इस सृष्टि और धरती पे है जितनी एक चींटी की है और एक घास की है। तो एंथ्रोपोसेंट्रिक नहीं है ये फिलॉसफी, ये नेचर सेंट्रिक है, क्योंकि नेचर को वो इनहेरिटेंट मानता है, वो नहीं मानता है कोई अलग चीज है, कि हमने उसी निसर्ग के एक अंश हैं, जैसा अंश कोई चींटी है या कोई हाथी है या कोई घास है। तो बहुत विशिष्ट दर्शन है उसका, ये भी हम लाना चाह रहे हैं। तो कब तक सेमिनार तो हो गया है, राजकमल ने छपने की अनुमति दे दी है, 1-2 महीने में वो किताब आ जाएगी। सेमिनार हुआ, उसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र के पाठ्यक्रम में आदिवासी दर्शन शामिल हुआ इस साल। ये आपके यहाँ के सेमिनार का ये इम्पैक्ट पड़ रहा है। इस बार हम लोग 9-10 अगस्त का जो विश्व आदिवासी दिवस था, तो हम लोगों ने ट्राइबल हिस्ट्री पे, ट्राइबल फिलॉसफी पे, ट्राइबल लिटरेचर पर और ये एंथ्रोपोलॉजी पे, एंथ्रोपोलॉजी में भी ट्राइबल हिस्ट्री ही पार्ट रखा था। उन लोगों ने 4 सेमिनार करवाए थे। लंदन से लोग, डॉक्टर विनीता दामोदरन वगैरह लोग आई थी। इतिहास में भी जो सबसे दिग्गज लोग हैं वो लोग आए थे, वो लोग बात करना पसंद कर रहा है। लेकिन ये शुरुआत हो रही है आपके यहाँ से, जबकि 1960 में जो विश्वविद्यालय आपके यहाँ बने हैं उनकी क्या जिम्मेदारियाँ थी उनकी, वहाँ का जो विभाग सब है दर्शन शास्त्र का और इतिहास का, अगर रांची में वो विश्वविद्यालय है तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि ट्राइबल हिस्ट्री पे, ट्राइबल फिलॉसफी पे 1960 से काम शुरू करें? तब तक तो अस्थापित हो गया रहता अभी तक। संक्षेप में टिप्पणी करते हुए मैं पहले तो इस संस्थान का जो नाम है, जो डॉक्टर रामदयाल मुंडा
जनजातीय शोध संस्थान है। तो पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि इसकी जो विरासत है वो बहुत पुरानी विरासत है, और हाल में अगर हमने डॉक्टर रामदयाल मुंडा शब्द जोड़ा है तो उसको एक ख़ास परिदृश्य में जोड़ा है। और वो परिदृश्य क्या था कि जो अभी राजनीतिक एक जो पटल पर आप देख रहे हैं ना, आदिवासियों का एक जो प्रेजेंस वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली निकल के आ रहा है, चाहे वो सरना कोड की मांग हो या फिर अलग अलग तरह से वो अपने अधिकारों की जो मांग कर रहे हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए ना, यहाँ पे जो म्यूज़ियम में भी ऐसे तथ्य, ऐसे पक्ष जो आदिवासी समाज के बारे में लोगों को मालूम नहीं था, उस चीज़ को लाने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो भी जिस समाज से भी लोग यहाँ पे आकर के एक विज़िट कर रहे हैं और वो देखने समझना चाह रहे हैं, तो उनको सिर्फ वो जो अभी सर भी बोल रहे थे ना, एकांगी चेहरा ना दिखे आदिवासी का, बल्कि एक समग्र रूप से वो समझ पाएँ कि आदिवासी समाज कितना रिच रहा है उसको ट्रेडिशनली या हिस्टोरिकली, और उसके और क्या क्या पक्ष हैं इनको लाने की ज़रूरत है। तो रामदयाल मुंडा जी का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम क्या था कि जो जनजातीय भाषाओं पे काम, और वो भाषाएं क्यों महत्वपूर्ण हैं उस समाज को समझने के लिए। तो जो मेरी एक जो समझ बनती है कि जो मुख्य धारा का जनजातीय समाज से जो कटाव है या फिर उनसे जो विलगाव है, उसके पीछे कारण है कि उनकी भाषा अलग है और हमारे पास वो समझ नहीं है उनकी भाषा का, इसलिए हम उनके संस्कृति, समाज, इतिहास को समझ नहीं पाए। तो ये जो अभी म्यूज़ियम में जो चीज़ आप देख रहे हैं, उसके अलावा जो एक भाषा का जो पक्ष है, तो पब्लिकेशन जो सेक्शन है वहाँ पे देखेंगे लगातार उस पर काम हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, और भाषा पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है ताकि वो जो खाई है उसको पाटने की कोशिश की जाए। रिसर्च सेंटर की एक महिला सदस्य त्रिनीस तरुण का कहना है कि म्यूजियम में छात्र, शिक्षक और स्कॉलर बड़ी संख्या में आते हैं। म्यूजियम आदिवासी समाज का एक प्रतिबिंब है, जिसमें यह दिखाने का छोटा सा प्रयास है कि आदिवासी प्रकृति के कितने नजदीक है। अन्य समाज का तेजी से आधुनिकीकरण हो रहा है, लेकिन आज भी आदिवासी समाज प्रकृति के अनमोल धरोहर, नदी, पेड़, पहाड़, जंगल के साथ ही जीना चाहता है। इस म्यूज़ियम में काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं, टीचर्स आते हैं, बाहर से स्कॉलर्स भी आते हैं। और इम्पॉर्टेंट इसलिए है ये म्यूज़ियम क्योंकि हम इसको एज अ रिप्रेजेंटेटिव एक स्ट्रक्चर रखे हैं, ताकि हम ये दिखा पाएँ कि किस तरह से हमारी 3200 जनजातियाँ रहती हैं, उनकी हिस्ट्री क्या है, उनके क्या मुख्य खान पान है, और किस तरह के वातावरण में और किस तरह की सोच के साथ वो जीते हैं। जैसा कि डायरेक्टर सर ने बताया, हमने काफ़ी कुछ मतलब अभी कर रहे हैं रिसर्च रिलेटेड, जो हमारी ट्राइबल हिस्ट्री और फिलॉसफी से मतलब रिलेटेड है। तो हम अब कोशिश कर रहे हैं कि एक तरह से जिस तरह से इनको कैटेगोरिकली मतलब ये अनसुने रहे हैं, अब हम चाह रहे हैं कि इन पे काम हो, और कितना इम्पॉर्टेंट है ट्राइबल फ़िलॉसफी ये समझना, स्पेशली इस एज में जहाँ पे इतने तरीके के इन्वायरमेंटल क्राइसिस चल रही हैं, हर तरफ इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रहे हैं। तो कितना सरल है इनका तरीका, कितना नेचर से रिलेटेड है, पर्यावरण को कितना मुख्य रूप से ये समझते हैं, उसको एक साथ लेके जीते हैं और चलते हैं, उसके ऊपर हम काफ़ी शोध कर रहे हैं। हमारा म्यूज़ियम उसका एक रिप्रेजेंटेशन है, जिस तरह से हमने यहाँ पे सब कुछ रखा है और जो आगे भी हम काम कर रहे हैं, वो एक मुख्य रूप से ये चीज़ दर्शाता है कि एक सेंट्रल पार्ट है, फॉरेस्ट है, और जो नदियाँ, पेड़, पहाड़, जंगल, ज़मीन, ये इनका आधार है और ये इनको साथ लेकर के चलते हैं। और आगे इन जितने भी हम लोग हैं, वो हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम उनको इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि हम उनसे सीखना चाह रहे हैं। शहरों में लोग जिस तरह आधुनिकीकरण की तरफ तेजी से भाग रहे हैं और पर्यावरण को लेकर पूरे विश्व में चिंता जताई जा रही है, वैसे स्थिति में हमें आदिवासी समाज से प्रकृति से प्रेम करने और उनके बीच रहने के लिए सीखने की जरूरत है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।